भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। आपातकाल की शुरुआत 12 जून सन 1975 को इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जज जगमोहन सिन्हा जी के एक फैसले से हुई और विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए कि भाई इस आपातकाल का विरोध ना हो, रातों रात देश के जितने भी बड़े नेता थे जेलों में बंद करके जनता की आवाज़ को दबा दिया। नमस्कार, आपका स्वागत है ज्ञान संवाद के लेटेस्ट एपिसोड में। आज हमारे साथ ऐसे पत्रकार मौजूद हैं जिन्होंने अपना वक्त भी इमरजेंसी के टाइम पे दिया था और उस वक्त जेल में भी रहे थे। आइए इस बातचीत को शुरू करते हैं और आज इस बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं उत्तम राज जी। सर, आपका स्वागत है ज्ञान संवाद पर। धन्यवाद। सर, इमरजेंसी वक्त में सरकार ने नेताओं को, पत्रकारों को, कई ऐसे लोगों को जेल में डाल दिया बिना किसी मुकदमे के और बिना किसी गलती के। तो क्या माहौल था उस वक्त? आपके साथ कौन कौन मौजूद था, कैसे था? शुरू से बताइए सर इस बारे में। आपातकाल की शुरुआत 12 जून सन 1975 को इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जज जगमोहन सिन्हा जी के एक फैसले से हुई। उस फैसले में जज साहब ने उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया 12 जून को रायबरेली से कि भाई आपने जो चुनाव जीता है वो गलत तरीके से जीता है, इसलिए आपकी मान्यता रद्द की जाती है और आपको 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से भी पाबंद किया जाता है। वो इस फैसले से बौखला गई और विपक्ष की जो आवाज़ आ रही थी कि आप इस्तीफा दो, उन्होंने उसको दरकिनार करके और अपने सलाहकारों से सलाह करने के बाद में 10-12 दिन के बाद में मतलब 25 जून सन 1975 की रात्रि को देश में आपातकाल घोषित कर दिया। आपातकाल का मतलब है कि लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार छीन लेना और एकाधिकार कर लेना। तो उन्होंने ये किया और विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए कि भाई इस आपातकाल का विरोध ना हो, रातों रात देश के जितने भी बड़े नेता थे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, संघ के बड़े बड़े प्रचारक, मूर्धन्य नेता जयप्रकाश नारायण जी जो इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, वो चौधरी चरण सिंह जी, मोरारजी देसाई जी, यानी भैरव सिंह जी शेखावत राजस्थान से, लाखों लोगों को उन्होंने 25 जून से और 30 जून के भीतर जेलों में बंद करके जनता की आवाज़ को दबा दिया और एकाधिकार करके निरंकुश शासन उन्होंने शुरू कर दिया। इस निरंकुश शासन को तोड़ने के लिए या इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए कोई ना कोई तो ज़रूरी था संगठन। बिल्कुल। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो RSS कहते हैं जैसे हम, उस पर भी पाबंदी लगा दी थी, अन्य संगठनों पर भी लगा दी थी, लेकिन संघ का कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा था पूरे देश में। बिल्कुल। संघ के पदाधिकारियों ने निर्णय लिया कि आपातकाल का अगर विरोध नहीं किया गया तो निरंकुश जीना पड़ेगा ऐसे शासन के बीच में। संघ ने एक योजनाबद्ध तरीके से सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया, लेकिन इस बीच कार्यकर्ताओं को पुलिस पकड़ के ले जाती, 10-10 दिन तक, 15-15 दिन तक, 1-1 महीने तक, मतलब कोई गिरफ्तारी नहीं करती थी, यातनाएं देती थी, जिनमें मैं भी शामिल था। और बगैर मुकदमा दर्ज करे हुए 1 महीने के बाद में फिर छोड़ देती थी, फिर पकड़ लेती थी। हर वक्त पुलिस की निगरानी में रहते थे हम। संघ ने इस मुक्ति से मतलब पाने के लिए और अधिकार बीड़ा उठाया और क्या कहते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर से पूरे देश में सत्याग्रह की श्रृंखला शुरू कर दी। संघ के पदाधिकारियों ने आगे शुरू हो गई। हाँ, श्रृंखला शुरू कर दी जी। और श्रृंखला के तहत हम स्वयंसेवकों का
दल शहर के चौराहे पे जहाँ हम लोग रहते थे या जहाँ जो लोग रहते थे, उन्होंने चौराहे पे जाके आपातकाल हटाओ, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद, लोकतंत्र बहाल करो के नारे लगाते हुए प्रदर्शन करते। पुलिस हमें गिरफ्तार करती और गिरफ्तार करने के बाद में संबंधित थाने में ले जाती। थाने में ले जाने के बाद में पुलिस का जो रवैया होता है जी, अफसरशाही का, सत्ताधारी नेताओं को मतलब खुश करने के लिए, तो जो मन में आता था पुलिसकर्मियों के, वो यात्रा हम कार्यकर्ताओं को दी जाती थी। मार पिटाई के लिए? मार पिटाई खूब की जाती थी और भी कई तरह से प्रताड़ित किया जाता था। हमारे परिवार वालों को भी प्रताड़ित किया जाता था। फिर इसके बाद में एक दिन के बाद रिमांड लेने के बाद में हमको कोर्ट में पेश किया जाता था और भारतीय सुरक्षा अधिनियम मतलब रासू का मीसा और DIR के तहत हमको पेश करके कि भाई इन्होंने राष्ट्रद्रोह का काम किया है, इनको हमने गिरफ्तार किया है और अदालत में पेश हैं। तो जज भी उस समय पर बेचारे बंधे हुए हाथों के हो गए थे, लेते थे वो जेल भेज देते हैं। हमारा इस तरीके से नवंबर तक सत्याग्रह पूरे देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का चला और लाखों स्वयंसेवक हमारे जेल गए। हमारे संघ के स्वयंसेवकों ने ही ये बीड़ा उठाया कि जब तक हम विरोध नहीं करेंगे अन्य लोग सामने नहीं आएंगे। जब संघ की शुरुआत हुई तो जय गुरुदेव है मथुरा में एक बहुत बड़ी उनके लोगों ने भी सत्याग्रह किया। आनंद मार्गी कलकत्ते में थे, उन्होंने भी किया। समाजवादी लोगों ने भी किया उत्तर प्रदेश में, बिहार में। तो लगभग 1.5-2 लाख लोगों की संख्या जेलों में हो गई। आखिर में मतलब इंदिरा गांधी जी को हार स्वीकार करनी पड़ी और उन्होंने जनवरी 2077 में चुनाव कराने की घोषणा कर दी और धीरे धीरे करके वो मुकदमे हमसे वापस लिए गए, विड्रॉ किए गए, कैंसिल किए गए, किसी में सज़ा भी हुई और लगभग मार्च में और अप्रैल 77 में हम लोग सारे रिहा हुए। सारे रिहा हुए। शुरुआत हमारी फरवरी से हो गई थी रिहाई की। इसके बाद में लोकतंत्र बहाल हुआ, जनता पार्टी की सरकार बनी, है ना। हमारी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी उसमें सरकार में विदेश मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री बने। हमारे जैसे स्वयंसेवकों का जो भाजपा से जनसंघ से भी जुड़ गए थे, गौरवान्वित महसूस हुए कि भाई हमने संघर्ष किया, उसका फल आया, हम सत्ता में शामिल हुए। जनता पार्टी की सरकार चलता गया। ये तो आपातकाल का ये था, घोर मतलब प्रताड़ना का समय था। संजय गांधी जी ने उस समय पे उसके युवराज थे, इंदिरा गांधी जी के बेटे थे, उन्होंने एक नसबंदी प्रोग्राम चलाया था आपातकाल में। तो हमारे जैसी उम्र के जब लड़के थे वो समय 17-18 साल के, उन जो जिनकी शादियां नहीं थी उनकी भी नसबंदियां कर दी थी उन्होंने। इतना भारी मतलब वो था प्रताड़ना का दौर कि कांप उठता था शरीर जब सुनते थे। लेकिन अब क्या गई बात हो गई, 50 साल पूरे होने वाले हैं अगले 25 जून को। तो ये यादें रह गई हैं, किंवदंतियाँ रह गई हैं। आने वाली पीढ़ियाँ याद करेंगी भाई हमारे पूर्वज थे, उन्होंने इमरजेंसी में याद है ऐसे ही। आज भी मतलब लोग सोचते हैं कि वो एक पत्रकारिता के ऊपर, या हम बोले तो देश पे काला धब्बा था इमरजेंसी। पत्रकारिता के क्षेत्र में जितने भी निडर पत्रकार थे वो सबको जेल में डाला। कुलदीप नैयर जी थे, डालमिया जी थे, इंडियन एक्सप्रेस वाले, बड़े हमारे बिल्कुल पूजनीय थे, बुजुर्ग थे। ऐसे बहुत सारे वीर प्रताप के थे, वो वीर अर्जुन के मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उनका, भूल जाता हूँ। तो उम्र के हिसाब से याददाश्त भी कमजोर हो गई ना। तो वो लगभग 100 पत्रकार भी उस समय पे बड़े पत्रकारों को जेलों में डाला गया था। लोगों को सूचनाएं कैसे मिलती थी, क्योंकि पत्रकार तो जेल में थे, अखबार छपते थे। अखबार इस तरीके के छपते थे, सेंसरशिप था अखबार पे। अच्छा, आप अखबार तैयार करेंगे, शाम को आप DC कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, जिलाधीश कार्यालय, जहाँ जिन जिलों में जो भाषा बोली जाती है प्रांतों में, उस हिसाब से वहाँ जाते थे। ये अखबार है जी हमारा, आज ये छापेंगे। तो कलेक्टर कहता था नहीं ये खबर नहीं छपेगी, अच्छा ये हटाओ ये छपेगी, ये हटाओ ये छपेगी। मतलब वहाँ से फाइनल करा के तब अखबार छपता था सुबह। मतलब इंदिरा की सरकार की ही और इंदिरा गांधी जी की और उनके मंत्रियों की चापलूसी से भरे हुए अखबार ही छप सकते थे, बाकी तो सब पाबंद कर दिए थे जो विरोध करते थे। तो अखबार नहीं थे, वो तो सरकार के पंपलेट हो गए थे उसके लिए संघ ने फिर एक
पर्चे बांटना शुरू किया संघ के स्वयंसेवकों ने, और जो निष्पक्ष बातें थी, सारी बातें सच्चाई हकीकत थी, वो पर्चों के थ्रू स्वयंसेवकों के मतलब माता पिता वो भी पर्चे एक दूसरे को चुपचाप बांटते थे, जिससे सच्चाई उजागर होती थी भाई देश में क्या हो रहा है। ये भी दौर चला था संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा। तो ये था उस समय का आपातकाल का काल। इसके बाद जनता पार्टी की सरकार आई, सरकारें बनी कई जगह पे जनता पार्टी की। तो राजस्थान में बनी माननीय भैरव सिंह जी शेखावत उसके मुख्यमंत्री बने। हमारे जैसे स्वयंसेवक जो कुछ नौकरी के योग्य भी हो गए थे, 18 साल से बड़े 21 साल के हो गए थे, सब ने अपना अपना सोचते हैं। सब ने फिर कोई नौकरी के क्षेत्र में गया, सरकारी में गया, कोई राजनीति में गया, कोई पत्रकारिता में गया। तो मेरा रुझान पत्रकारिता की था। आप पत्रकारिता में? हाँ, तो मैं सबसे पहले आकाशवाणी में वहाँ जयपुर में एज ए सहायक संपादक के तौर पर लगा। इसके बाद में वहाँ सुबह शाम का काम होता था वहाँ पर। आकाशवाणी में समाचार 2 बार ही आते थे, एक सुबह आते थे, एक शाम को आते थे। 5-5 मिनट के बुलेटिन हुआ करते थे राजस्थान में। उसके लिए 1.5 घंटा तैयारी करनी पड़ी थी, लिखनी पड़ते थे हमको। लेकिन फिर समय का उपयोग करना, आर्थिक स्थिति ऐसी मजबूत नहीं थी हमारी, उस समय नौकरियों में तनख्वाह भी बहुत कम हुआ करती थी। तो फिर मैंने पत्रकारिता के क्षेत्र में अखबारों में भी काम करना शुरू कर दिया। मैंने जयपुर से निकलने वाले कई अखबारों में उस समय काम किया। आकाशवाणी में लगातार काम करता रहा। इसके बाद ये दैनिक अधिकार जयपुर से निकलता था जी। उनके मालिक मेरे को एक नेता के निवास पे मिले। उन्होंने कहा कि आप हमारा अखबार संभाल लो जी। तो मैं उनके कार्यालय में जाने लग गया। तो 81, 82, 83, 84 जुलाई तक, 7 जुलाई तक मैं उनके वहाँ जयपुर कार्यालय में करता रहा, आकाशवाणी में करता रहा। फिर उन्होंने कहा हमारा जयपुर फरीदाबाद से एक अखबार निकलता है, एक ब्रांच हमारी वहाँ है, आप वहाँ चले जाओगे। मैं चला जाता हूँ। मैं वहाँ से 7 जुलाई 1984 को फरीदाबाद में आया। तब से ये अधिकार अखबार मैं यहाँ से संपादन कर रहा हूँ और निकल रहा है। तो ये मेरी पत्रकारिता की लाइफ है, क्योंकि मैंने किसी अखबारों में काम नहीं किया, बस 2-4 अखबारों में काम किया। और क्या, इसके बाद 40 साल से निरंतर से हाड़ौती अधिकार देने को ही प्रकाशन में कर रहा हूँ फरीदाबाद। सर, आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि हाड़ौती अधिकार नाम कैसे? हाड़ौती अधिकार का मैं बताता हूँ। ये अखबार उस समय पे कई 84 में और कई जगह से निकलता था जी। जयपुर से तो सन 1952 से ही निकल रहा है जी। इसके बाद ये कोटा से निकलना शुरू हुआ दैनिक अधिकार जी। बीकानेर से हुआ। सन 1980 में ये फरीदाबाद से शुरू हुआ। तो 87 में कांग्रेस की सरकार थी, पीवी नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा भाई ये अखबार वाले ना लाभ कमा रहे हैं, ऐसा सोच हुई कांग्रेस सत्ता की, कांग्रेस सरकार की। तो कोटा पर पाबंदी लगाने के लिए, जो सरकारी कोटा मिलता है उस पर पाबंदी लगाने के लिए कि भाई जो एक जगह से कई जगह से अखबार निकलता है कि टाइटल हो, उसका कोटा कम कर दिया जाए जी। अखबार के जितने भी मालिक थे, कई संस्करण निकलते थे, उन्होंने फिर अखबारों के नाम चेंज करना शुरू कर दिया। उसी में मतलब हाड़ौती अधिकार हमारे फरीदाबाद का हो गया, अधिकार की जगह हाड़ौती अधिकार हो गया। कोटा वाले का नाम कलम का अधिकार हो गया, बीकानेर का थार अधिकार हो गया। इस तरीके से इसका नाम हाड़ौती अधिकार हो गया। हाड़ौती राजस्थान में कोटा जिले में एक क्षेत्र है, जैसे हरियाणा में मेवात क्षेत्र। जी 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 जी। तो उसका नाम ये हाड़ौती अधिकार पड़ा फरीदाबाद। सर, आपने भाजपा के शासन में भी काम कर रहे हैं आप अभी? जी जी। शासन में काम किया भी है जी जी। कांग्रेस के शासन में भी काम किया है। आज के वक्त में जो कांग्रेस है वो कहती है कि भाजपा ने प्रतिबंध लगा रखा है या फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं करने देती है भाजपा सरकार। कांग्रेस ये बोल रही है, ओपोजिशन बोल रहा है। आपका इसमें क्या कहना है, क्योंकि आपने तो कई दौर से काम करते हुए आ रहे हैं इसमें? जी। क्योंकि कांग्रेस की सोच एक अलग तरीके की दायरे की है, खाओ और खिलाओ, है ना। और उनकी तो फ्रीडम ये है, खाओ और खिलाओ और संतुष्ट रहो। भारतीय जनता पार्टी की सोच बिल्कुल सुशासन वाली बात है, कायदे कानून वाली बात है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई पाबंदी नहीं जी। निष्पक्ष लोग लिखते हैं, निडरता से अपनी बात कहते हैं जी। पिछले 11 साल से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसी भी पत्रकार पर कोई मुकदमा दर्ज हुआ हो
इनलीगली, तो कोई बताए। हम्म, हुड्डा सरकार की सरकार में, बंसीलाल जी की सरकार में, इनोलो की सरकार में कई सारे पत्रकारों में मुकदमे दर्ज हुए उनके खिलाफ खबर छापने पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पिछले 11 साल से चली आ रही सरकार में कोई भी समाचार पत्र को लेके, खबर छपने को लेकर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। हाँ, कोई पत्रकारिता के अलावा कोई वैसे मतलब दोषारोपण में गिरफ्तार होता है तो एक अलग बात है, वो आम नागरिक होता है उस समय पे, और उसके खिलाफ कार्रवाई थी। पत्रकारिता के तौर पर किसी पत्रकार को प्रताड़ित ना तो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के कार्यकाल में कुछ हुआ, न माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के कार्यकाल में वो हुआ है और न हो रहा। तो मैं तो नहीं मानता कि भाई कांग्रेस की सरकार में पत्रकारिता का क्षेत्र उज्जवल था या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उज्जवल नहीं है। वो एक मतलब अपनी अपनी सोच हो सकती है पत्रकार, लाभ हानि को सोच के पत्रकार ये बात कहते हैं तो उनकी बात मेरे को संदेह परे लगती है। सर, जब आपने शुरू की थी पत्रकारिता जी, तो क्या क्या चैलेंजेस आते थे आपको पत्रकारिता करते वक्त? फील्ड पे जाते टाइम क्या चैलेंजेस आते थे? देखिए, मैं बड़ा बेबाक कहने वाला हूँ, पत्रकारिता के क्षेत्र में जब शुरुआत की थी या उस समय पत्रकारों ने शुरुआत की, सबसे बड़ी तो आर्थिक स्थिति की बड़ी गड़बड़ आती है। पत्रकारिता में नौकरी करने वालों को कुछ ज़्यादा मानदेय नहीं मिला करता था, तो आर्थिक स्थिति हर वक्त विषम बनी रहती थी। पत्रकार को यही सोचना पड़ता था कि शाम को मेरे को खाने का इंतजाम हुआ कि नहीं, मैं नौकरी कर रहा हूँ तो मेरे को तनख्वाह टाइम पे मिलेगी कि नहीं, मेरे परिवार को पैसा मिलेगा कि नहीं। बिल्कुल। आर्थिक स्थिति पत्रकारिता को परेशान करती थी उस समय पे सबसे ज़्यादा। फिर चुनौती भरा कार्य था, प्रिंटेड मीडिया था, प्रिंट मीडिया था उस समय पे, ज़्यादा ये नहीं था आज की तारीख में जो सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, नेट नहीं हुआ करता था। तो संपादक का दबाव अलग होता था, निष्पक्ष खबर लिखो, ऐसी धमाकेदार खबर लिखो। धमाकेदार खबर लिखने के लिए भी साधन चाहिए थे, वो साधन ना होते थे। लेकिन इसके बाद भी अपनी मुश्किलों से जूझते हुए पत्रकार बहुत बड़ा कलमकार जो होता था उस समय पे, बड़ी बेबाक खबर लिखता था और सुबह सनसनी फैल जाती थी, भाई फलाने अखबार में आज तो बहुत बड़ी खबर छपी है और आज तो उसका पर्दाफाश कर दिया, और उसका रिजल्ट भी आता था, पुलिस भी कार्रवाई करती थी। पत्रकार को उस समय बड़ी सम्मानीय दृष्टि से देखा जाता था। लोग मतलब कहते थे भाई ये फलाने अखबार का पत्रकार जा रहा है ना, इसने फलानी खबर लिखी, बड़ी बहुत सम्मान था। आज वो बातें मैं सोचता हूँ, महसूस करता हूँ नहीं रही पत्रकार, क्योंकि हाँ, ये पत्रकारिता व्यवसाय का रूप ले गई, और व्यवसाय का जब रूप ले जाती हैं या तो मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, या धन मिलेगा। तो बस हम तो उस समय के हैं, पत्रकार मान सम्मान के लिए जिए हैं, और रही से जो हमारी ज़िंदगी है वो भी इसी में रही है। आज भी मैं उसी स्तर का पत्रकार हूँ जैसे पहले था, अब भी हूँ। और लोगों के बीच मेरी राय यही है कि भाई पत्रकारिता करो, निडरता से करो, कम खाओ लेकिन इज्जत के साथ खाओ, मतलब कम कमाओ लेकिन इज्जत के साथ खाओ। इज्जत भरपूर चाहिए, इज्जत भरपूर होनी चाहिए। इज्जत है आपकी तो मान सम्मान बरकरार है। सर, आपने पॉलिटिकल बीट पे काफ़ी काम किया हुआ है। अगर कोई पॉलिटिकल बीट में आना चाह रहा है, उसमें काम करना चाह रहा है, तो कैसे शुरुआत करें? उसकी शुरुआत पॉलिटिकल बीट की तो ये है कि नर्सरी के तौर पर, जैसे हम छोटे छोटे नर्सरियों में पौधे पैदा करते हैं ना जी, वो फिर बाद में बट वृक्ष बन जाते हैं। तो जो पत्रकारिता के क्षेत्र में राजनीतिक संवाद के लिए जाना चाहता है, पत्रकारिता में जाना चाहता है, तो छोटे नेता से शुरुआत करे। वो कैसे सर, एक बार आप थोड़ा सा बताइए इसको, क्योंकि बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे नए युवा पत्रकार हैं जो आने वाले हैं। हाँ, जैसे मैं हूँ या आप हैं जी, और आपको राजनीतिक पत्रकारिता का शौक है, तो आप आज के किसी मंत्री के साथ बैठोगे तो वो आपको कहेंगे यार अभी नया बालक है, इसको क्या इंटरव्यू दें। जी बिल्कुल नहीं देंगे ना, वो इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। वो कहेंगे भाई कोई सीनियर हो, बुजुर्ग हो, है ना, जिसका नाम हो, उसको इंटरव्यू दूंगा तो कहीं छपेगा बहुत अच्छी तरह। इसलिए जो नए पत्रकार हैं, राजनीतिक क्षेत्र में पत्रकारिता करना चाहते हैं, तो वो छोटे नेताओं से ही शुरुआत है। छोटे नेता का मतलब सक्रिय कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का हो, पार्षद हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, क्षेत्र के अध्यक्ष हैं पार्टियों के, उनके साथ मिलें, बैठें, उनसे चर्चा करें, उनकी राजनीतिकता की खबरों को लिखें और धीरे धीरे करके मतलब सिद्धि बाई सिद्धि आगे बढ़ें। तो पत्रकारिता का क्षेत्र ये है। पार्टियों की जो कमियां हैं उनको भी लिखना शुरू करें, पार्टी की खूबियां हैं उनको भी लिखना शुरू करें,
नेताओं पर छिछलेदार लांछन वाली पत्रकारिता ना करें नए साथी आने वाले, क्योंकि इससे छवि बिगड़ेगी, बनेगी नहीं। हाँ, कोई दोषारोपित राजनेता आपको पक्के सबूतों के तौर पे मिला तो निस्संदेह उस पर खबर लिखिए, आप चर्चा में आएंगे। लेकिन शुरुआत हमारे प्राइमरी नेताओं से ही शुरू होती है पत्रकारिता की राजनीति में, तो जहाँ तक मेरी सोच है। क्योंकि धमाकेदार खबर तो केवल वही दे सकता है जो बड़ा नेता होगा, तो बड़ा नेता हम छोटे मतलब पत्रकार को क्यों देगा अपने इंटरव्यू। जो शुरुआत हम यहीं से करें, जहाँ तक पहुँचने के लिए पहले एक स्टेप लेना शुरू करें, छोटा सीढ़ियाँ, स्टेप बाय स्टेप, तभी हम वहाँ पहुँच पाएंगे। फिर आपकी जब छोटे नेता की बहुत बढ़िया खबर आप राजनीतिक छापोगे, पार्षद की छापोगे, ब्लॉक प्रमुख की छापोगे, जिला प्रमुख की छापोगे, विधायक की छापोगे, तो बड़े जो नेता हैं, मंत्री हैं, है ना, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी भी नज़र आप पे जाएगी, भाई आप बहुत बढ़िया छाप रहे हैं, बहुत बढ़िया लिखते हैं, आइए आप भी बैठिए। फिर आपको वो प्रसन्नता महसूस करेंगे आपको इंटरव्यू देने में। बिल्कुल। इसमें समय लगता है और समय का इंतजार पत्रकार को करना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। पत्रकारिता बड़ा संघर्ष का जीवन है। हमको लगता है कि बड़ी ग्लैमर की दुनिया है पत्रकारिता, लेकिन बिल्कुल नहीं है, संघर्षी जीवन है पत्रकारिता। नया युवा सर हार जाता है पत्रकारिता, हार इसलिए जाता है, पत्रकारिता को दूर से देखने वाला जो युवा है पत्रकारिता शुरू कर रहा है, वो सोचता है कि भाई मेरे से बड़े ये लोग हैं, ये इनकी बड़ी इज्जत है, इन पे बड़ी शोहरत है, इन्होंने बड़ा पैसा कमाया। जबकि ऐसा नहीं है, पत्रकार ने बड़ी मेहनत की है, औरत का तब शोहरत उसने हासिल की है या कुछ कमाया है परिवार के लिए, तो उसकी उम्र निकल गई। बिल्कुल। और 21-22 साल का जो युवा पत्रकार है, वो 50-60 साल वाले पत्रकार को देख के ये कह के भाई इसमें बड़ा पैसा, ऐसा मैं बनूं, वो बनेगा, लेकिन मेहनत करेगा और उस उम्र तक आएगा। तो बिल्कुल सर, आपको क्या लगता है इस डिजिटल युग में अखबार कितना सरवाइव कर पा रहा है? देखिए, आज की तारीख में प्रिंट मीडिया की मजबूती पहले की तरह है ना जी। जो आजकल जो चल रहा ना, देखिए सोशल मीडिया और ये है ना, इनको गंभीरता से नहीं लिया जा सकता, प्रामाणिकता से नहीं लिया जा सकता। लेकिन प्रिंट मीडिया की आज भी मौजूद था, पहले भी था और भविष्य में भी रहेगा। बेशक पाठक संख्या कम हो जाए, लेकिन इसकी प्रामाणिकता जरूर रहेगी। सोशल मीडिया की प्रामाणिकता नहीं रहती है। और अभी भी मतलब अदालतों में, राजकीय कार्यों में प्रिंट मीडिया की प्रमुखता दी जाती है। बेशक ग्लैमर की दुनिया हो गई, सोशल मीडिया भाई एकदम आपने बोला कट से टीवी पे आ गए आप, या चैनलों पे आ गए, मोबाइलों पे आ गए, गूगल पे आ गए, कई सारे हैं ना। मैं तो ज़्यादा इस बारे में जानकारी नहीं है, तो क्या लोग खुश हो जाते, वाह वाह मेरा आ गया। लेकिन जो 24 घंटे काम करके अखबार सुबह जब जाता है, वो एक प्रमाण होता है, उसे कोई मिटा नहीं सकता, दस्तावेज होता है। बिल्कुल। लेकिन आपने जो इस कैमरे पे या जिस पे दिया है, वो आपने देख लिया, मैंने देख लिया, इसके बाद खत्म हुआ। ये है। सर, जो नए युवा आ रहे हैं उनका एक ये प्रश्न रहता है कि उनसे टाइपिंग नहीं होती, और टाइपिंग शुरू कैसे करें, राइटिंग स्किल्स कैसे अच्छी करें, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, आप ताज्जुब करेंगे, कंप्यूटर युग राजीव गांधी के जब प्रधानमंत्री थे तब से आ गया है ना। बिल्कुल। और आज मैं 66 साल का हो गया, और 50 साल के करीब मेरी पत्रकारिता का भी जीवन हो गया। लेकिन मेरे पास आज तक कंप्यूटर चलाने नहीं आया। मेरे ऑफिस में कई सारे कंप्यूटर हैं, मैं आज भी खबर लिखता हूँ तो हाथ से लिखता हूँ। तो ये अपना अपना हुनर है। जब तक आप सारा हुनर में अपनी कमी महसूस करता हूँ, कमजोरी है मेरी कि मेरे पे कंप्यूटर चला नहीं आता। लेकिन आज की तारीख के जो नौजवान पत्रकार हैं, उनको हाथ से भी लिखना पड़ेगा, तर्जनी, उंगली तर्जनी से लिखेंगे तभी हमारा दिमाग चलेगा। और टाइप करेंगे, है ना, तो टाइप से ज़्यादा दिमाग नहीं चलता। लेकिन अपन हाथ से जब खबर लिखते हैं ना, तो सारा शरीर प्रक्रिया में रहता है। आप हाथ से भी लिखिए खबर, कंप्यूटर से भी लिखिए, मेहनत करेंगे तो शोहरत पाएंगे। खबर लिखने की शुरुआत कैसे करें? क्योंकि कभी कभार लिखने जाते हैं, शब्द नहीं आते, क्या लिखें? जो आप बोल रहे हैं ना जी, कैमरे के सामने जी, उसी को लिखना शुरू कर दीजिए, अपना आप सीख जाएंगे। अच्छा, मतलब आप जो बोल रहे हैं, भाई मुंह चल रहा है हमारा, तो उसी को लिखना शुरू कर दीजिए, खबर बन जाएगी। आप अपने सीनियर जो आपसे वरिष्ठ हैं उनको एक बार दिखा लीजिए, कोई त्रुटि होगी तो वो निकाल देंगे उसको, आपकी खबर बन गई। भाई पेट से तो कोई बच्चा सीख के आता नहीं है पत्रकारिता या और कोई काम। जब हम फील्ड में आते हैं या
क्षेत्र में जाते हैं जब भी तो सीखेंगे। गलतियां होंगी हमसे, पत्रकारों से, नए साथियों से, लेकिन सुधरेंगी भी वो। जब आप किसी वरिष्ठ साथी से आप सलाह मशवरा करके सुधर जाएंगे। बिल्कुल। निराशावादी तो कभी होना ही नहीं चाहिए। हार नहीं माननी, हार नहीं माननी, आशावादी रहना। आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों कुछ न कुछ तो मिलना है। बिल्कुल। पत्रकारिता के क्षेत्र में, और कुछ नहीं मिलेगा तो अनुभव तो मिलेगा। अनुभव मिलेगा, सम्मान मिलेगा। जी जी जी। सर जो मेरा आखिरी प्रश्न है, जी। जो हमारे नए युवा आ रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा संदेश तो मैंने जो आपने मेरे से बहुत सारी बातें पूछी उसी में छपा हुआ है। मैं कहता हूँ ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से, है ना, संघर्ष के साथ आप जो युवा साथी पत्रकारिता हमारे आगे बढ़ते रहिए। आपको सफलता आपके कदम छू लेगी, आज नहीं तो कल छू लेगी। निराश मत होना पत्रकारिता के क्षेत्र में। निराशा का मतलब है कि हम अपने संघर्ष को समाप्त कर रहे हैं। आप संघर्ष जारी रखिए और बड़ों के साथ सीखिए, सकारात्मक बात सीखिए, नकारात्मक छोड़ दीजिए। क्योंकि समाज में सभी तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन जो अच्छी बात ग्रहण करनी है, आपको अपना भविष्य बनाना है, अच्छी बात रखिए, बुरी बात छोड़ दीजिए। युवाओं के लिए मेरा यही वो है कि आप आशावादी रहिए और कर्तव्यनिष्ठ रहिए और संघर्षशील रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। हमारी टीम ने एक कॉल किया और सर ने हाँ बोल दिया कि आ जाइए आप हमसे बातचीत करने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और इस बातचीत में आपने बहुत सारी ऐसी अहम चीज़ें बताई जो हम नहीं जानते, जो हम फील भी नहीं कर सकते। तो थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद आपका। आज के ज्ञान संवाद में बस इतना ही। एक बार फिर मुलाकात होगी एक नए एक्सपर्ट के साथ। जब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।